धरती, जल, अग्नि, आकाश और हवा। कहते हैं पंच तत्व से हम बने हैं, यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स ही एनर्जी के 5 बड़े सोर्स भी हैं। धरती में दबा कोयला, तेल और गैस, आसमान में चमकता सूरज, पहाड़ों से गिरते नदी नाले, आज कुदरत से मिली ऊर्जा से ही दुनिया चल रही है। प्रकृति से मिलने वाली गैस, तेल और बिजली से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। भारत की तरक्की भी एनर्जी से जुड़ी है। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा क्षेत्र गेम चेंजर साबित होने वाला है। ऊर्जा से पूरा होने वाला है स्वर्णिम भारत का सपना। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वर्णिम भारत में पिछले हफ्ते हमने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर की, जिस पर देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टिका है। देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह एनर्जी यानी ऊर्जा का सबसे अहम रोल है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत दुनिया में कहां खड़ा है, इसके विकास के लिए क्या कुछ हो रहा है। आज देखिए भारत को शक्ति देने वाली एनर्जी की कहानी। भारत दुनिया में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी ऊर्जा की खपत में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। देश की करीब 130 करोड़ की आबादी की घरेलू जरूरत, खेती बाड़ी से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां तक, सब कुछ तेल, गैस या बिजली पर निर्भर है। एक तो हमारी पावर डिमांड बढ़ रही है देश में। अब वो पावर डिमांड या तो हम लोग थर्मल से मीट करें, बेसिकली कोल से मीट करें, या हाइड्रो से करें, या सोलर से करें, या फिर और तरीके के जो हमारे रिन्यूएबल्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उससे करें। लेकिन हमारी जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। देश को आज ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। इसके बगैर विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। 2035 तक भारत की सालाना ऊर्जा खपत 4.2% बढ़ने का अनुमान है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में सबसे तेज होगा। यही नहीं, अनुमान ये भी है कि 2035 तक दुनिया की ऊर्जा का 30% सिर्फ भारत में ही खर्च होगा। कहा जा रहा है कि अगले 18 सालों में देश में ऊर्जा की जरूरत और मांग सीधे दोगुनी हो जाएगी। अगर हम देखें 7-8 सालों में ही काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। 142 से हम उभर के 63वें रैंक पे आ गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया था। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं ग्रो करता है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होता है। तो अभी हमारा जो चैलेंज है, आगे जो रिफॉर्म सरकार ने की हैं उनको कैसे हम ग्राउंड लेवल पे परकोलेट करें, सो दैट कि हमारी ग्रोथ और भी स्ट्रांग हो और हमारी जो ग्रोथ है और फास्ट हो, और हम जल्द से जल्द अपना 5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लें। भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल एनर्जी सेक्टर का होगा, इसलिए इस पर खर्च भी सबसे ज्यादा किया जाएगा। 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 110 लाख करोड़ का बजट है। इसका 24% सिर्फ एनर्जी पर खर्च होगा। ये रकम करीब 26,90,000 करोड़ रुपए होगी। तेल और गैस एनर्जी के बड़े सोर्स हैं, लेकिन ये हमारी जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। भारत को तेल और गैस खरीदना पड़ता है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में हमारी जरूरत सिर्फ बिजली की एनर्जी से पूरी हो सकती है। खेती और उद्योग धंधों से लेकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक सब बिजली के भरोसे है। बिजली की खपत की रफ्तार अभी और बढ़ेगी,
क्योंकि अब गाड़ियों की रफ्तार भी बिजली से जुड़ गई है। कुछ सालों बाद डीजल और पेट्रोल से ज्यादा देश की सड़कों पर आपको बिजली से चलने वाली गाड़ियां दिखेंगी। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW के मुताबिक 2030 में खरीदी जाने वाली करीब 50% दोपहिया और चार पहिया गाड़ियां बिजली से चलने वाली होंगी। इससे बिजली की मांग में उछाल आएगा, लेकिन उद्योग धंधों के लिए बिजली की जरूरत और डिमांड कहीं ज्यादा है। देश में अभी इंडस्ट्री को चलाने में ही 42.69% बिजली की खपत हो जाती है। इसके बाद घरेलू जरूरतों पर 24.1% और कृषि पर 17.67% बिजली खर्च होती है। बाकी बिजली की खपत कमर्शियल और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक पावर पर लोड बढ़ता जा रहा है। 90 से 95% जो सोलर पैनल्स हमारे देश में लगते हैं वो आयातित होते हैं। अब अगर हमारा दूरगामी नीति ये है कि हमको आगे चलते हुए इसका सोलर का योगदान बढ़ाना है, तो आवश्यक ये है कि हम देश में ही इनका उत्पादन शुरू करें। मगर देखिए, वो टेक्नोलॉजी के लिए डिज़ाइन कैपेसिटी होनी चाहिए और वो टेक्नोलॉजी के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर हमने ये निर्णय 10 साल पहले ले लिया होता या 8 साल पहले ले लिया होता कि हम आयातित आधार पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा नहीं देंगे, हम स्वयं निर्माण करेंगे, तो आज तक 8-10 साल के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोलर पैनल्स की इतनी कम हो गई होती और हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती। लोगों की बढ़ती आमदनी, गांव की तरक्की, मॉडर्न लाइफस्टाइल और बढ़ते अर्बनाइजेशन से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम इसे रोक नहीं सकते। बात देश के विकास की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए हमें बिजली उत्पादन भी बढ़ाना होगा। क्या देश में इतनी बिजली पैदा होती है कि जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें? भारत की बिजली पैदा करने की कुल क्षमता करीब 4,02,817 मेगावाट है। साल 2030 तक बिजली की मांग बढ़कर 8,17,000 मेगावाट यानी दोगुनी हो जाएगी। बिजली की खपत में बढ़त को अर्थव्यवस्था की तरक्की का संकेत माना जाता है। हर घर बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना हो, देश की इकोनॉमी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी। सवाल है कि इसके लिए बिजली आएगी कहां से? देश में बिजली उत्पादन के हालात क्या हैं? भारत की बिजली उत्पादन में फिलहाल सबसे बड़ा रोल कोयले का ही है। कुल उत्पादन में 50% बिजली कोयले से पैदा की जा रही है। देश का करीब 80% कोयला बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में इस समय कोयले वाले 170 से ज्यादा पावर प्लांट हैं। एनटीपीसी के अलावा कोल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भागीदारी है। कोयले से बिजली उत्पादन हमारी जरूरत है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या को भी जन्म दे रही है। कोयले वाले पावर प्लांट से पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में खुली हवा में मौजूद करीब 10% पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 के लिए कोल पावर प्लांट ही जिम्मेदार हैं। PM 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। पावर प्लांट से निकलने वाली कोयले की राख हवा, मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर रही है। दुनिया के बड़े देश भारत पर कोयले की खुदाई और कोयले वाले पावर प्लांट को कम करने का दबाव बना रहे हैं। आखिर बढ़ती मांग के बीच भारत कोयले से बिजली बनाना कैसे कम करे? आप अपना एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हो, आप एनर्जी एफिशिएंसी एनहांस कर सकते हो अपने ऑपरेशंस में, या फिर आप जो इक्विपमेंट यूज़ करते हो उसको ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो, तो आपका ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। जैसे ही आपका ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, वैसे ही आपके एमिशंस भी कम होंगे। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर कैन बी यू स्विच द सोर्स ऑफ पावर और एनर्जी, राइट?
सो फॉर एग्जांपल आप अगर आज की डेट पे कोल बेस्ड पावर सोर्स कर रहे हो या फिर ग्रिड से अपना पावर सोर्स कर रहे हो, उसको स्विच करके आप कंप्लीटली रिन्यूएबल्स कर सकते हो। कंप्लीटली कीजिए या फिर फेज वाइज वे में यू गेट देयर। स्वर्णिम भारत में आज हम एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारी चुनौती सिर्फ बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने की नहीं, हम कोयले से बिजली उत्पादन की निर्भरता को भी कम करना चाहते हैं। हम ऐसी बिजली चाहते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो, सस्ती हो और जो देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मददगार हो। रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन इन सारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। आज भारत में कुल बिजली उत्पादन का करीब 41.4% ऐसे स्रोतों से पैदा हो रहा है जो रिन्यूएबल है, जो कोयले के मुकाबले सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर है। सूरज की रोशनी, हवा और पानी से बिजली पैदा की जा रही है। ये नॉन फॉसिल या रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगी। So renewable energy in itself is a sustainable form of energy with no carbon emissions. So I think this is also one critical part. And thirdly, and the most important part, it is the cost of renewable energy at the moment in India. It is one of the cheapest source of energies in India, and once we put this energy in the grid, the end beneficiary would be the local population, Indian population. So all in all, it is something which is sustainable overall. रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में कई योजनाएं लाई गईं, लोगों में जागरूकता फैलाई गई, सब्सिडी दी गई और यही वजह है कि आज भारत सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा कर रहा है। आज हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभा रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। रिन्यूएबल एनर्जी से देश को करीब 41.4% बिजली मिल रही है। इसमें सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से करीब 14.1% बिजली, विंड पावर यानी पवन चक्की के जरिए करीब 10.01% बिजली मिल रही है, जबकि कुल बिजली उत्पादन का करीब 11.6% हाइड्रो पावर से हो रहा है। हमारी स्थापित क्षमता हो गई है नॉन फॉसिल फ्यूल की 1,67,000 मेगावाट और करीब 82,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन। जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ये नॉन फॉसिल हुआ, उसमें से न्यूक्लियर आप निकाल दें तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो कि स्थापित है 1,61,000 मेगावाट और 72,000 मेगावाट हमारा अंडर इंस्टॉलेशन है। जिस गति से हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपने जोड़ा है, ये दुनिया में सबसे तेज गति है। या ये हम नहीं कहते, द होल वर्ल्ड सेज। रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसमें सबसे आगे अडानी समूह है। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2030 तक 45,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पावर की भूमिका अहम होगी। अडानी समूह रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़ाने में तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए अडानी समूह करीब $70 अरब निवेश करेगा। ये बेहतर पर्यावरण, ज्यादा बिजली उत्पादन और देश की आर्थिक मजबूती के लिए निर्णायक साबित होगा। We are already one of the world's largest developers of a solar power. Our strength in renewables will empower us enormously in the effort to make a green hydrogen the fuel of the future. We are leading the race to turn India from a country over-reliant on import of oil and gas to a country that might one day become a net exporter of a clean energy.
are transformations which will help reshape India's energy footprints in an extraordinary way. रिन्यूएबल एनर्जी हमारी जरूरत ही नहीं, वक्त की मांग भी है। कोयले से बिजली उत्पादन ने पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी से बेहतर दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। धरती गर्म हो रही है, हम बिजली पैदा करें, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर। ये चिंता पूरी दुनिया की है। साल 2015 के संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सम्मेलन में दुनिया के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने पर सहमति बनी थी। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन की सीमा को 0 करना होगा। इसके लिए भारत ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया नेट ज़ीरो के बारे में बात कर रही है, उसी तरीके से अगर आप देखते हैं लार्जर कॉरपोरेशंस को भी ड्राइव करना पड़ रहा है अपने आप को नेट ज़ीरो की तरफ। उनके शेयर होल्डर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, हर कोई उनसे बोल रहा है कि आप अपना कार्बन एमिशंस बताइए कितना है और आप अपना प्लान बताइए नेट ज़ीरो आप लोग कब तक करना चाहते हैं। कुछ कंपनीज डिक्लेयर कर रही हैं 2030, कुछ 2040, कुछ 2070 तक दे वांट टू गेट टू द नेट ज़ीरो पोजीशन। भारत में बिजली से चलने वाली कारों की मांग दिनों दिन बढ़ेगी। इस संभावना को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने बिजली से चलने वाली कार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 2047 तक भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार 100% करने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने से इसके दाम भी घटेंगे। बिजली से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होंगी। पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले बिजली से चलने वाली गाड़ियों के मेंटेनेंस का खर्च 70% तक कम हो जाएगा। इन दिनों इलेक्ट्रिक से चलने वाली स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन का चलन जोरों पर है। कम खर्च और पोल्यूशन फ्री स्कूटी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पहले तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, धुआं तो है ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कोई भी फ्यूल डालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये कि इट्स जस्ट यू हैव टू चार्ज दिस बाय जस्ट लाइक अ मोबाइल फ़ोन यू चार्ज इन योर हाउस, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इट इज़ वेरी ईजी टू चार्ज। 6 आवर्स लगते हैं, मैं तो ओवरनाइट चार्ज कर देती हूँ और मेरा आराम से 2-3 दिन चल जाता है। 80 to 100 किलोमीटर्स आई गेस आराम से चल जाता है और बहुत कंफर्टेबल भी है, इजी गोइंग है और जनरली इसमें पेट्रोल का खर्चा भी बच जाता है और वो आप वैसे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और वुमेन्स को तो पता ही होता है अपने खर्चे कैसे बचाने हैं, जस्ट लाइक दैट। बिजली से चलने वाली गाड़ियां तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली मकसद भारत को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के रास्ते बिजली उत्पादन में तेजी लाना है। साथ ही बिजली वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक करना एक बड़ी चुनौती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में जितनी बिजली बनती है उसका 70% सिर्फ 10 देशों में ही खर्च हो जाता है। इनमें चीन और अमेरिका सबसे ऊपर हैं, जो दुनिया के कुल बिजली उत्पादन का 45% से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं।
स्वर्णिम भारत में अगले हफ्ते देखेंगे कैसे ग्रीन एनर्जी से भारत चीन और अमेरिका को देगा टक्कर। स्वर्णिम भारत में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।